रुज़ियान खान एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं 10th CBSE की केमिस्ट्री और उसी सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस आज के वीडियो को और देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्शन जिसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं और हम सभी जानते हैं इसके लिए, इस रिएक्शन से वाकिफ़ हैं, वो रिएक्शन है 2H2 plus O2, the most easiest gives 2H2O। ओके, हाइड्रोजन और के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं वाटर के दो मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ पर डिफिनीशन दोस्तों खुद बनाएंगे। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन का जवाब हम रट कर याद नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी डिफिनीशन खुद बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, यहां पर एग्जाम्पल में लिया कि दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ने मिलकर बनाए दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो आप देखें कि हाइड्रोजन को यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं ना, एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने जानबूझकर 2 का इस्तेमाल नहीं किया जो आपका कोफिशिएंट है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ हम के इस केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन कैसे बनाएंगे ये देखना था। दोस्तों, हाइड्रोजन को H2 को हम अपने समझने के लिए H बॉन्ड H इस तरह लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और O2 को हम अपने समझने के लिए O बॉन्ड O लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वाटर को हम H2O को हम H H और O करके लिख सकते हैं। तो देखें, मेरे साथ बने रहें और गौर करें, ध्यान दें कि हाइड्रोजन इधर भी है राइट साइड ऑफ द एरो और इधर भी है लेफ्ट साइड ऑफ द एरो। ऑक्सीजन इधर भी है राइट साइड ऑफ द एरो और ऑक्सीजन इधर भी है लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, राइट साइड ऑफ द एरो, दोनों तरफ। तो दोस्तों, आप देखें कि जो एरो के लेफ्ट साइड है वही एरो के राइट साइड है। थोड़ी देर के लिए ये नहीं देखते कि कितने एटम किधर हैं, लेकिन आप ये तो देख ही रहे हैं कि दोनों तरफ सेम एटम्स हैं। तो फिर केमिकल रिएक्शन में आखिर हुआ क्या, तो चलिए उस पर गौर करते हैं। आप एरो के लेफ्ट साइड में, जिसे हम रिएक्टेंट साइड भी कहते हैं, उस पर गौर कीजिए कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, दो एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यहां पर आप इधर राइट साइड में गौर करें तो एटम्स तो वही हैं, लेकिन हुआ क्या है, शायद बॉन्ड कुछ बदले हैं। ओके, तो आप देखें कि H और H के बीच का बॉन्ड लेफ्ट साइड में, O और O के बीच का बॉन्ड लेफ्ट साइड में। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले राइट साइड वाला अरेंजमेंट हासिल करने के लिए लेफ्ट साइड वाले एटम्स के बीच के ये बॉन्ड जब तक टूटेंगे नहीं तो इस तरह से वो अरेंज नहीं हो सकते। तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ओके, और जब एटम बॉन्ड तोड़कर फ्री होंगे तो वो अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे। एटम सेम रहेंगे, केवल उनका अरेंजमेंट बदल जाएगा। तो आप इसमें क्या क्या देख रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, जो कि रिएक्टेंट के पहले थे वो बॉन्ड टूट गए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड।
देख रहे हैं राइट साइड में। और हम क्या देख रहे हैं कि एटम ये हैं, एटम ये हैं, एटम ये हैं और एटम ये भी हैं, और राइट साइड में भी एटम एटम एटम। तो रीअरेंजमेंट काहे का हुआ दोस्तों? रीअरेंजिंग हुई एटम्स की, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग एटम्स, बिल्कुल ठीक। अमंग द रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट है, इनके बीच में रीअरेंजमेंट हुआ जिसके जरिए प्रोडक्ट बना, और वो प्रोडक्ट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम रिएक्टेंट, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम रिएक्टेंट। अब ये भी देख लेते हैं कि जो ये पॉइंट है कि इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम रिएक्टेंट, ये कैसे? देखिए, हाइड्रोजन एक गैस है, हम जानते हैं, जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है। और ऑक्सीजन एक गैस है, हम जानते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है और प्लस जलने में मदद भी करती है। ये हम छोटे क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। और ये बना वाटर। ओके, तो आप देखें कि रिएक्टेंट में दोनों गैसेस हैं, ओके, और प्रोडक्ट में बना है लिक्विड। तो एक तो इंटायर डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस ये हो गया। और दूसरी बात खास है जो शायद आप लोगों ने गौर न किया हो कि हाइड्रोजन जो है वो जलती बहुत जल्दी है और ऑक्सीजन जलने में मदद करती है। और कमाल की बात यह है कि इनसे मिलकर बनने वाला प्रोडक्ट ना तो जलता है ना जलने में मदद करता है, बल्कि आग को बुझा देता है। तो अगर हम यूं कहें कि बिल्कुल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल उल्टी होती हैं रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज की, कोई भी प्रॉपर्टी इनकी जरा सी भी मैच नहीं करती, तो ये गलत नहीं होगा। ओके, देखते हैं आगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। और किसी भी बच्चे को अगर कोई थोड़ा सा भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके फौरन पूछ सकता है, उसको फौरन जवाब दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शंस की। प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शंस की। अच्छा, उससे पहले बच्चों, जो नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे और उनको शायद मैंने इस पिछले पेज पर डिस्कस करते हुए कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं, बॉन्ड वगैरह, बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना। तो बॉन्डिंग के बारे में अगर वो नहीं जानते हैं तो वो मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो मैंने वीडियो बनाई थी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे केमिस्ट्री के, जिसमें आपको ये सारी बातें केमिस्ट्री के बेस समझाए गए थे। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शंस की। तो रिएक्शन में कैसे पता चलेगा हमें रिएक्शन हो रही है? उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो जिसके ज़रिए हम ये पहचान सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है या नहीं। देखिए, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें जब वो रिएक्शन आगे बढ़ती है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो होता कुछ यूं है कि प्रोडक्ट जो बना उसकी स्टेट रिएक्टेंट की स्टेट से डिफरेंट होती है पूरी तरह से। इसमें वही एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अपनी पिछली वाली रिएक्शन का। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, दोनों गैसियस स्टेट में है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वाटर, वो लिक्विड है। ओके, वो लिक्विड है। अगली प्रॉपर्टी, चेंज इन कलर। कुछ रिएक्शंस में ऐसा भी होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का कलर जो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट यूज किए गए थे उनके कलर से डिफरेंट होता है। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन दिखाया है। आपको यहां बता दूं कि कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। याद रखिएगा बच्चों, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, और फेरस सल्फेट FeSO4 जो बना है उस प्रोडक्ट में, उसका कलर होता है ग्रीन। याद रखिएगा, उसका कलर होता है ग्रीन। तो आप यहां देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट का कलर ब्लू था और
प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट बना उसका कलर ग्रीन था और ब्लू और ग्रीन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट कलर हैं। ओके, तो एक पहचान रिएक्शन के प्रोसीड करने की चेंज इन द कलर भी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी रिएक्शन की हो सकती है, बहुत सारी रिएक्शंस में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करेगा, आगे चलेगा, रिएक्शन जैसे ही प्रोसीड करेगा तो उसमें गैस प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलेगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस है अगली प्रॉपर्टी, और इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच की रिएक्शन की बात कर सकते हैं। आप देखें कि जिंक सल्फेट बनता है ZnSO4 और हाइड्रोजन निकलती है जो कि एक गैस है बबलिंग साउंड के साथ। अच्छा बच्चों, मैं यहां पर एक और बात कह दूं, मुझे याद आया रिएक्शंस की वजह से कि जो मैं रिएक्शंस बता रहा हूं और दूसरी केमिस्ट्री की रिएक्शंस, अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है कि रिएक्शन याद कैसे करें और रिएक्शन लिखी कैसे जाती है, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि अक्सर बच्चों को केमिस्ट्री में रिएक्शंस से बड़ा डर लगता है, उन्हें बड़े डरौने डरौने रात में ख्वाब आते हैं, तो वो मुझे कमेंट करके बताए, मैं उसको ऐसी ट्रिक, ऐसा तरीका बताऊंगा दोस्तों कि वो बड़ी से बड़ी रिएक्शन को भी बिना गलती किए, बिना याद किए 1 सेकंड में लिख सकेगा। ये मेरा वादा है। तो कमेंट करें जल्दी से, मौका हाथ से जाने ना दें। तो अगली प्रॉपर्टी जो रिएक्शन की हो सकती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट है। तो यहां पर पहले जानते हैं कि प्रिसिपिटेट किसे कहते हैं। प्रिसिपिटेट होता है सॉलिड और ये लिक्विड की सरफेस पर होता है, इनसॉल्युबल होता है एक्चुअली ये। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं तो आपने एक जनरल सा एग्जाम्पल है, दूध पर आपने मलाई देखी होगी, हमने सबने दूध भी पिया है और मलाई भी बड़े शौक से खाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही उसका भी कुछ होता है कि जिस तरह से आप यूं समझ सकते हैं कि मलाई जो है वो दूध का प्रेसिपिटेट होता है, ऊपर तैरती है, लेयर होती है झिल्ली की तरह, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो कुछ रिएक्शंस में प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट भी बनता है, ये भी रिएक्शन के होने की पहचान है, रिएक्शन के की एक प्रॉपर्टी है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl और सिल्वर नाइट्रेट के बीच, तो हमको मिलता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट दोस्तों। और प्रोडक्ट साइड में जो सिल्वर क्लोराइड है, याद रखिएगा ये प्रिसिपिटेट की फॉर्म में होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट एक झिल्ली की फॉर्म में सोडियम नाइट्रेट पर तैरता हुआ हमें दिखाई देता है। ओके, आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन की, चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शंस में जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है चेंज इन टेम्परेचर होता है। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर में याद रखिएगा कि दो तरह से हो सकता है कि या तो रिएक्शन के होते वक्त हीट उससे बाहर निकले, या रिएक्शन के होते वक्त या रिएक्शन को करने के लिए हमको हीट देनी पड़े, रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो। अगर रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही है तो दोस्तों ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक यानी एक्सो का मतलब है बाहर, थर्मिक का मतलब है टेम्परेचर, हीट, जिनसे हीट बाहर निकले। तो ज्यादातर कॉमन रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक नहीं होती बल्कि एंडोथर्मिक होती हैं, जो हम कॉमन अपनी लाइफ में देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एग्जाम्पल है, शायद आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन अपने यहाँ पर इंडिया में पुराने वक्त में, अपने बड़ों से पूछिएगा, मम्मी से पापा से, पुराने वक्त में वाइट वॉशिंग होती थी सिंपल चूने से। तो मार्केट में चूने के बड़े बड़े डेले मिला करते थे, जिसको पेंटर लाकर पहले तो बड़े से मटके में पानी के भिगोता था, और जैसे ही वो चूने के डेले पानी में डालता था
पानी में उबाल आना शुरू होता था और हीट निकलना शुरू होती थी, धुआं निकलना शुरू होता था। तो वो एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि उससे हीट बाहर निकलती है और उसी रिएक्शन की इक्वेशन मैंने यहाँ एग्जाम्पल में दी है। तो वो चूने का जो डेला होता था दोस्तों, जो पानी में भिगोया जाता था, उसको इंग्लिश में क्विक लाइम कहते हैं हम। क्विक लाइम का फार्मूला होता है CaO, इसका जो है कॉमन नेम एक्चुअली क्विक लाइम है और केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्साइड है। जब इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो स्लेक्ड लाइम, जिसको हिंदी में बुझा चूना कहते हैं, और उसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बनता है प्लस हीट निकलती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब एंडोथर्मिक में तो आप सैकड़ों एग्जाम्पल, हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं। कह सकते हैं कि चाय बनाना भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें हमें हीट देनी पड़ती है। खाना बनाना भी एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर अब हम रिएक्शन की बात करते हैं, जिसमें हमें यूं बस याद रखिएगा कि जिस रिएक्शन को करने के लिए हमको हीट देनी पड़े वो एंडोथर्मिक है। तो यहाँ पर मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाई है एक्चुअली, वो आगे इसी चैप्टर में आपको रिएक्शन के टाइप्स में पता चलेगा कि कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन होती हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन दिखाया है हीट की मदद से कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आप देखें कि ये रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करने के लिए हमको हीट देनी पड़ी। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आपसे मिलूंगा इस चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। टिल देन बाय बाय।